अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम अपना फोर्थ चैप्टर सोशल बिहेवियर साइंसेस का स्टार्ट करने लगे हैं। और इसमें हमने पढ़ना है सोशल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर साइंसेस, जिसमें आप सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट्स देखोगे हेल्थ के और इलनेस के। क्योंकि आपका मिड हो चुका है, मिड में हमारे 3 चैप्टर्स इंक्लूडेड थे, तो आप थर्ड चैप्टर जो लास्ट टाइम आता है तो पढ़ तो लिया होगा। तो इसलिए मैं उसको नहीं लेकर चल रही हूँ, लेकिन उसकी जो वीडियो है वो आपके साथ ग्रुप में शेयर हो जाएगी, जो हमारा स्ट्रेस और पर्सनालिटी का टॉपिक रह गया था थर्ड चैप्टर में से। उसकी वीडियोस आपके साथ शेयर हो जाएंगी, तो उस पर टाइम जो है वो जाया किए बगैर हम जैसा फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपने मिड्स की तैयारी की है, तो वो तो आपको ऑलमोस्ट कवर हो ही गया होगा। तो सबसे पहले हम फोर्थ चैप्टर में देखेंगे फैमिलीज की बेसिक टाइप्स कौन कौन सी हैं, फिर डिफरेंट कॉम्पोजिशन वगैरह क्या है फैमिली की। फैमिली आपके पास ग्रुप होता है दो या दो से ज्यादा पर्सन का, जो ब्लड से, मैरिज से, अडॉप्शन से, या एक दूसरे के साथ रहते रहते, या फिर एक दूसरे के साथ वो वादे वगैरह करके आपस में रहते हैं, उसे आप फैमिली बोलते हो। ठीक है, इस तरह के सारे मेंबर्स जो से हैं, जो भी पर्सन हैं, उन्हें आप मेंबर्स ऑफ फैमिली बोलोगे। अब फैमिली की दो टाइप्स हैं, फैमिली ऑफ ओरिजिन एंड फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। ओरिजिन से मतलब जो स्टार्ट से एक ही बेसिस से फैमिली है, और प्रोक्रिएशन जो डिफरेंट रिलेशंस की वजह से बनी है, फॉर एग्जांपल मैरिज की वजह से, अडॉप्शन की वजह से, या फिर एक साथ रहने की वजह से, कोई मेमोरी, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वगैरह शेयर करने की, जैसे जो फैमिलीज बनी उसे आप फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन बोलते हो। कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग हमारे पास डिफरेंट जो है फैमिलीज की टाइप्स वगैरह कह दो हैं, जो है न्यूक्लियर फैमिली, स्टेम फैमिली, एक्सटेंडेड, मॉडिफाइड, ज्वाइंट, अरेस्टेड, सिंगल पेरेंट, पॉलीगैमस, रिकॉन्स्टिट्यूटेड, ब्लेंडेड और कम्युनल फैमिलीज। इन सारी फैमिलीज को हम थोड़ा थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ेंगे। न्यूक्लियर फैमिली आपके पास क्या होती है, जो कि ऐसी फैमिली जो कि हस्बैंड और जो वाइफ है उससे मिलकर बनी होती है, और उनके जो अनमैरिड बच्चे हैं, उसको जब आप एक ही, जब ये लोग मतलब हस्बैंड वाइफ और उनके अनमैरिड बच्चे जो हैं वो एक ही घर में रह रहे हो, तो इस तरह की फैमिली को आप न्यूक्लियर फैमिली कहते हो। है। देन आपके पास स्टेम फैमिली है। स्टेम फैमिली जिसमें सिर्फ एक ही बच्चा हो, और वो जो सा बच्चा है वो अपने पेरेंट्स के साथ मैरिज के बाद भी रहे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कह सकते हैं, जिसका हमारे भाई जो है वो शादी करके हमारे पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तो स्टेम फैमिली कहलाती है। देन एक्सटेंडेड फैमिली जो सी है, ये हस्बैंड वाइफ और उनके दो या दो से ज्यादा मैरिड चिल्ड्रन पे और उनकी स्पाउसेस और उनके आगे बच्चों पे कंसिस्ट करती है। देन वी हैव मॉडिफाइड एक्सटेंडेड फैमिली, जिसमें आपके पास नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज होता है, जो दूसरे से एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स, आपके भाई शादी करके, उनके बच्चे शादी करके जब रह रहे हो ऐसे, मतलब फॉर एग्जाम्पल उनके बच्चों की शादी हो, वो भी मतलब उनके ग्रैंड पेरेंट्स कह लो कि वो जिंदा है और वो उधर ही रह रहे हैं, तो आप इसको एक मॉडिफाइड एक्सटेंडेड फैमिली कह सकते हो, मतलब 3 जनरेशन ऑफ फैमिली। इतना आपके पास ज्वाइंट फैमिली होती है, और ये जो है एक्सटेंडेड फैमिली है, जो ब्लड से रिलेटेड है एक दूसरे के साथ, और वो अपनी स्पाउसेस और चिल्ड्रन वगैरह के साथ जो से हैं अ, एक ही घर में रहते हैं, और दो या दो से ज्यादा जनरेशन ऑफ रिलेटिव्स पे कंसिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल ये सेम एज दैट ऑफ मॉडिफाइड एक्सटेंडेड फैमिली, इसमें तीन जनरेशन जो से हैं वो आपकी रहती हैं जब एक जगह पे, उसे आप जॉइंट फैमिली बोलते हो। अब फैमिलीज के फंक्शंस क्या क्या हैं। रिलेशनशिप जो है वो बनाते हैं ये दो जेंडर्स के दरमियान में, रिप्रोडक्शन, अफेक्शन, प्रोटेक्शन आपको मिले, सेफ फील हो, इमोशनल और जो मेंटल सेटिस्फेक्शन है, इमोशनली आप अटैच हो, बातें वगैरह शेयर करो, मेंटली आप सेटिस्फेक्शन हो, आपको एजुकेशन अपनी लेके चलो, मजहबी गाइडलाइंस और मजहबी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए मेडिकल फैसिलिटीज आपको मिलती हैं, एक अच्छा टाइम आप स्पेंड करते हो, आप की जो अफेक्शन है वो सही जगह पे लगती है, और इसके अलावा जो है इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिलती है बच्चों को और बीवी को। ठीक है, अब फैमिली और हेल्थ का आपस में क्या रिलेशनशिप है। फैमिली जो है उसकी फंक्शन की बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि फैमिली के जो से मेंबर हैं वो एक दूसरे की हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फैमिली का जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा नहीं है,
तो मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत सी हो सकती हैं। अगर फैमिली में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं तो हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, अच्छा खाना नहीं मिल रहा, अच्छे कपड़े नहीं मिल रहे, सोशली आप जो है वो सेग्रीगेट हो जाते हो, सोशल लाइफ आपकी इतनी नहीं रह पाती। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी इकोनॉमिक स्टेट इतनी अच्छी नहीं है तो आप सोशल गैदरिंग्स में नहीं जा सकते, क्योंकि आपके पास आपको होता है कि हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं है, हम गिफ्ट्स वगैरह नहीं लेकर जा सकते, हम फिर अगर किसी के घर चल जाएंगे तो हम किसी को अपने घर नहीं बुला सकते क्योंकि हमारे हालात इस तरह के नहीं। तो इससे आप सोशली सेग्रीगेट होना शुरू हो जाते हो। जब आप सोशली अलहदगी इख्तियार कर लेते हो तो उससे आपको बहुत सी मेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे आप डिप्रेशन, एंजाइटी, सेल्फ कॉन्शियसनेस और सेल्फ एस्टीम डिग्रेडेशन वगैरह इन चीजों का जो है वो शिकार हो जाते हो। ठीक है। तो फैमिली के बेसिक फंक्शंस की बुनियाद पे जो फैमिली है, वो फैमिली के मेंबर्स जो है वो एक दूसरे की हेल्थ को भी प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फैमिली मेंबर्स में से कोई बीमार हो गया, आपकी अम्मा बीमार हो गया, वो बीमार हो गया, कोई बहन भाई बीमार हो गया, तो हम जो है बीइंग अ फैमिली उसको सपोर्ट करते हैं, इकोनॉमिकली भी और मेंटली और इमोशनली भी, कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम उसका ध्यान रखते हैं, अच्छे तरीके से उसकी केयर करते हैं ताकि वो अच्छे से बेहतर हो सके। ठीक है। अब हेल्थ रिलेटेड जो फंक्शन है फैमिलीज के, वो ये है कि एडिक्वेट आप फूड प्रोवाइड कर सको, अच्छा सा फूड प्रोवाइड करो, अच्छा सा शेल्टर प्रोवाइड करो, उसके रहने सहने का अच्छा सा बंदोबस्त करो, उससे कपड़े दो, और उसकी जो हेल्थ में है उसकी हेल्थ को वापस आने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करो, और जो है फिजिकल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करो एक अच्छा सा, जिसमें जो बंदा है जिसको बीमारी हुई है वो अच्छे तरीके से रिकवर हो सके। ठीक है। और इसके अलावा जैसे आप डिफरेंट रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सको पर्सनल हाइजीन की मेंटेनेंस के लिए। फॉर एग्जांपल, हमारी फैमिली जो है इसमें हमारी पर्सनल हाइजीन के लिए हमारे जो बाथ यूटेंसिल्स हैं वो आते हैं, हमारी बाथ एक्सेसरीज आते हैं, शैम्पू, सोप और बहुत सी डिफरेंट हाइजीनिक पर्पसेस के लिए हम चीजें इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीजें ये आपको फैमिली से ही हमारा फैमिली हेड प्रोवाइड करता है। ठीक है। फिर हेल्थ एजुकेशन आपको आती है, हेल्थ प्रमोशन आपको मिलती है, और इसके अलावा स्पिरिचुअल नीड्स जो होती हैं, स्पिरिचुअली आप कनेक्टिव फील करते हो एक दूसरे के साथ, तो आपको जब एक दूसरे का सहारा हो तो आप स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग फील करते हो, इमोशनली स्ट्रॉन्ग फील करते हो। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है। और डिसीजन मेकिंग है जिसमें हेल्थ है, इलनेस है, और सुपरविजन ऑफ मेडिकेशन वगैरह। सोशल ग्रुप्स आपके पास जो है, एक सोशल ग्रुप जो सा है वो कोई भी नंबर है ह्यूमन बींग्स का जो कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में रहते हैं। इंटरेक्शन में रहने का मतलब है कि कभी कभी उनका एक दूसरे के साथ आमना सामना होता है या एक दूसरे के साथ कोई लिंक है, लेकिन वो एक साथ नहीं रहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे नेबर्स के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है लेकिन हम उनके साथ नहीं रहते हैं। ठीक है। हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ हमारे इंटरेक्शन है बट हम उनके साथ नहीं रहते हैं। ठीक है। तो ये आपके सोशल ग्रुप्स होते हैं। अब जो सोशल ग्रुप्स है उनमें आपका कॉमन इंटरेस्ट हो सकता है तो आपका सोशल ग्रुप बन सकता है, आपके कॉमन गोल्स हो सकते हैं तो आपका सोशल ग्रुप बन सकता है, और इसके अलावा अगर आपका सेम पर्पस हो तो आपका सोशल ग्रुप बन सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल ग्रुप क्या है कि ये बेसिक फैक्टर है ऑल सोशल इंस्टीट्यूशंस का। इस जो सा है सोशली ऑर्गेनाइजेशन होती है, ग्रुप्स बनते हैं लोगों के, और लोगों की फर्दर रिक्वायरमेंट जो है पूरी होती है। फॉर एग्जांपल, रिक्रिएशन की रिक्वायरमेंट, फन की रिक्वायरमेंट, एक्साइटमेंट की रिक्वायरमेंट, और इसी तरह अंदर बाहर जाने से जो आपकी मूड चेंजेस हैं उसकी रिक्वायरमेंट, ये हमारी फर्दर नीड्स हैं। ठीक है। ये पूरी होती हैं। और इसके अलावा सोसाइटी जो सी है आपके इंटरेस्ट वगैरह के अकॉर्डिंग आप बनाते हो अपनी सोसाइटी, और इसमें जो से है डिफरेंट लोग इंक्लूडेड होते हैं, और जो सोसाइटीज है उससे आपको फीलिंग मिलती है सिक्योरिटी की और सेल्फ इम्पोर्टेंस की, कि आपको लगता है कि हाँ मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ। ऐसे लोगों के साथ जब आपका ग्रुप बना होता है जिनकी थॉट्स आपसे मिलती, जिनका इंटरेस्ट आपसे मिलता जुलता, तो आप खुद को काफी हद तक इमोशनली और मेंटली सेटिस्फाई फील करते हो। ठीक है। और ये जो सोशल ग्रुप्स हैं ये एक हमारी जिंदगी का इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि इससे हमें बहुत सी चीजें सीखने को मिलती हैं, और सोसाइटी के बगैर हमारा वजूद जो है वो पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि इसी के साथ लोगों के साथ इंटरेक्शन होगा तो हम चलेंगे, अकेला बंदा जिंदगी बसर नहीं कर सकता है। ये बिहेवियर साइंसेज आपको कहती है। अब सोशल ग्रुप्स की कितनी टाइप्स हैं? प्राइमरी ग्रुप्स हैं आपके पास, सेकेंडरी है, टर्शरी है, फॉर्मल और इनफॉर्मल है, इन ग्रुप्स हैं और आउट ग्रुप्स हैं। प्राइमरी ग्रुप जो से है ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें बंदा पैदा हुआ हो, वो जो से ग्रुप्स हैं लोगों के, उसे आप प्राइमरी ग्रुप, जिसे आप फैमिली बोलते हो। ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट रोल है कि ये जो भी इंडिविजुअल है उसकी सोशलाइजेशन में इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला इंप्रेशन हमारी फैमिली के साथ ही होता है, ठीक है। ये हमें साइकोलॉजिकल, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है हमारे फैमिली मेंबर्स जो होते हैं। और जो है ये अफेक्टिव कंट्रोल प्रोवाइड करती है हमारी आइडियोलॉजी के ऊपर, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर, चीजों को देखने के नजरिए के ऊपर, और हमारे एक्टिव रहने के ऊपर जो है हमारी फैमिली जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और जो आपकी प्राइमरी ग्रुप मतलब जो आपकी फैमिली है वो आपकी दूसरे ग्रुप में एडजस्टमेंट में भी बहुत अहम किरदार अदा करती है। फॉर एग्जाम्पल हमारी फैमिली का जिस टाइप का रवैया होगा, हमारी फैमिली जिस टाइप की होगी, अगर तो वो अच्छी फैमिली तो हमारे ग्रुप्स भी अच्छे होंगे। अगर हमारी फैमिली से हमें कोई चीज नहीं मिल पाई तो हमारे ग्रुप उसके ऑपोजिट बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी फैमिली में चीयरफुल बिहेवियर नहीं है, ज्यादा मजाक नहीं है, तो मेरे जो आउटसाइड के ग्रुप्स हैं जो मैं सेकेंडरी ग्रुप्स बनाऊंगी वो ऐसे होंगे जो मजाकिया हो, ताकि मेरी जो मजाक करने की नीड है वो वहां से पूरी हो। तो जो हमारे सेकेंडरी ग्रुप हम किस टाइप के बनाते हैं हमारे प्राइमरी ग्रुप पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। सेकेंडरी ग्रुप जो सा है वो उस तरह के लोगों का ग्रुप होता है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट तो होते हैं, लेकिन वो आपसे ब्लड से रिलेटेड नहीं होते, ठीक है। और वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। और सेकेंडरी ग्रुप ज्यादातर लार्ज होते हैं, फॉर्मल भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव वगैरह भी आपके सेकेंडरी ग्रुप में आ सकते हैं, ठीक है। ये सारे आपके सेकेंडरी ग्रुप है। फिर प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप में डिफरेंट है कि प्राइमरी ग्रुप वो लोग हैं जो कि आपसे ब्लड रिलेटेड है, जिनसे आपका पहला इंस्ट्रक्शन होता है। सेकेंडरी वो है जो आपसे ब्लड रिलेटेड नहीं है, जिनसे आपका जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप इन्हें अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। प्राइमरी ग्रुप स्मॉल होते हैं, सेकेंडरी ग्रुप लार्ज होते हैं, प्राइमरी ग्रुप इनफॉर्मल होते हैं, सेकेंडरी ग्रुप जर्नली फॉर्मल होते हैं, और जो प्राइमरी ग्रुप्स है वो परमानेंट होते हैं, और जो सेकेंडरी ग्रुप्स हैं वो आपके टेम्परेरी हो सकते हैं, ठीक है। सोशल क्लास जो है, सोशल क्लास डिपेंडिंग अपॉन आवर इकोनॉमिक स्टेट, हमारी मुआशी स्टेटस किस तरह के, उसके अकॉर्डिंग जो सोसाइटी है उसमें लिविंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ग्रुप्स जो इंडिविजुअल्स हैं उनको ग्रुप्स में तकसीम कर दिया डिपेंडिंग अपॉन देयर इकोनॉमिक स्टेटस। इसमें जो टाइप्स ऑफ क्लासेस हैं वो सोशियोलॉजी के लिए आ जाती है, जिसमें 6 क्लासेस हमारी बनती हैं। अपर क्लास, लोअर अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास। अपर क्लास जो है हाईएस्ट जो है सोशल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेटस को एंजॉय करती है, ठीक है। इनमें सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, और इनका जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। फिर हमारे पास है लोअर अपर क्लास। ये क्लास जो है अपर क्लास के सिमिलर है, लेकिन इसमें जो से इंडिविजुअल्स हैं उनमें वेल्थ आई होती है रिसेंटली, ठीक है। और ट्रेडिशनल फैमिली में इनकी वेल्थ नहीं होती, लेकिन इन्होंने खुद ये सेटअप अपना खुद जो है वो बनाया होता है थ्रू देयर प्रोफेशन, ठीक है। इसे आप लोअर अपर क्लास बोलते हो। फिर आपके पास है अपर मिडिल क्लास। जो अपर मिडिल क्लास है वो बैकबोन होती है आपकी सोसाइटी की, क्योंकि इसमें जो से इंडिविजुअल्स हैं वो ज्यादातर प्रोफेशनल और बिजनेस मैन होते हैं, ठीक है। ये ज्यादातर थिंकर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, टीचर्स होते हैं, और प्रोडक्ट डेवलपर्स होते हैं। फिर लोअर मिडिल क्लास है जो कि आपके स्मॉल बिजनेस के जो से मैन हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, व्हाइट कॉलर वर्कर्स हैं जो सफेद पैसों में काम करते हैं और डेवलपमेंट करते रहते हैं थ्रू आउट द टाइम, वो आपके लोअर मिडिल क्लास में आते हैं। देन आपके पास अपर लोअर क्लास है, ये जो है सेमी स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, मतलब जिनके पास कुछ कुछ स्किल होते हैं, मैकेनिक्स हो गए, ठीक है। हार्ड वर्किंग ज्यादातर ये लोग होते हैं आपके जो से हैं, हमारे शॉपकीपर्स वगैरह हो गए, टेलर्स हो गए, ये सारे आपके अपर लोअर क्लास में आते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, समटाइम्स ये काम करते करते जो से हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं ज्यादातर, इनको ज्यादातर ब्लू कॉलर वर्कर्स कहते हैं, और ये समटाइम्स काम करते करते फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फिर हमारे पास लोअर, जितने लैंड को वो होल्ड करते हैं, जितने लैंड पर वो हुकूमत करते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी उनको जो सा है टेक्नीशियन, फार्मर और लेबरर्स आ जाते हैं। वेस्टर्न मेथड ऑफ वेस्टर्न मेथड जो है उसके अकॉर्डिंग सोसाइटी को 6 क्लास में जो है वो डिवाइड किया गया, जिसमें प्रोफेशनल्स है, मैनेजर्स है, नॉन मैनुअल स्किल्स है, मैनुअल स्किल्स है, पार्टी स्किल्स और अनस्किल्ड है।
और हमारे जो पाकिस्तान है उसमें ज्यादातर वेल्थ पावर और एरिया वगैरह जो सा है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स वगैरह के साथ कनेक्शन है उसका। अब हेल्थ पैरामीटर्स जो है वो इन सोशल क्लासेस से बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा सोशल क्लास में डिफरेंस होगा उतना ज्यादा आपके हाइजीन में डिफरेंस होगा, उतना ज्यादा आपके डिजीज पैटर्न्स में डिफरेंस होगा, उतना ज्यादा आपकी लाइफस्टाइल में डिफरेंस होगा। इससे आपकी डिसेबिलिटीज, डिजीजेस, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सारी चीजें जो है वो अफेक्ट होती है। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तुमसे पूछ लें। ओके, नेक्स्ट वी हैव जेंडर। जेंडर आपको पता है एक ऐसा सोशली डिवाइडेड वे है जिसमें हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ह्यूमंस को, डिपेंडिंग अपॉन मेल एंड फीमेल। ठीक है, और इसकी बेस पे हमने डिफरेंट सोशली नॉर्म्स बनाए हुए हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं कि मेल डिफरेंट तरीके से बिहेव करेंगे, फीमेल्स डिफरेंट तरीके से बिहेव करेंगे इन देयर इमोशनल, मेंटल एंड सोशल स्टेटस। ठीक है, जिसका हम कहते हैं लड़के रोते नहीं है। ठीक है, हम कहते हैं लड़कियां इस तरह से बैठती नहीं है, इस तरह से बात नहीं करती, इस तरह से बहस नहीं करती। इसी तरह लड़कों का काम है कमाना, लड़के घर नहीं बैठते हैं, लड़कों का अच्छा बिजनेस होना चाहिए, अच्छी सैलरी होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें हम अपने जो आसपास अपने हम अपने बहन भाइयों को कहते हैं, हमारे माँ बाप हमें कहते हैं। ये हमने कुछ डिफरेंसेस बनाए हुए हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर फिजियोलॉजी, जिसका बेसिकली तो कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हमारी सोसाइटी ने, बिहेवियर साइंसेस ने इसके जो है पैरामीटर्स कुछ बनाए हुए हैं कि मैन इस तरह के होंगे और वुमेन इस तरह की होंगी। ठीक है, अब फिर आ जाता है चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस। चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस ऐसी प्रैक्टिसेस, ऐसे काम जो आप अपने बच्चे को परवान चढ़ाते हुए अपने बच्चे की ग्रोथ के दौरान, अपने बच्चे की नशोनमा के दौरान करते हो, ताकि उसको सही और गलत में फर्क पता चले और ताकि आप उसकी लाइफस्टाइल को शेप कर सको, उसके करियर को ओरिएंट कर सको। तो आप इस दौरान जो चीजें करते हो जिसमें आप उसे रिवार्ड देते हो, उसको अप्रिशिएट करते हो, उसको पनिशमेंट देते हो, उसको उसके ऊपर गुस्सा करते हो, उसको एडवाइसेस देते हो, ये सारी चीजें जो है ये आपकी चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस में आ जाती हैं। इफेक्टिव चाइल्ड रियरिंग जो है वो डिपेंड करती है कि इंटेलेक्चुअल स्टेज कौन सी है बच्चे की, बच्चा किस हद तक डेवलप हो चुका है, बच्चे का माइंडसेट किस हिसाब से, आप किस हिसाब से जो है सोसाइटी प्रोवाइड करते हो। फिर आपके पास आ जाता है रोल्स। रोल्स आपके पास ऐसी एक्सपेक्टेशंस होती हैं लोगों के बारे में, जो आप चाहते हैं कि वो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में, डिफरेंट सिचुएशन में बिहेव करें। फॉर एग्जाम्पल, हमारा रोल क्या होगा कि अगर घर में किसी को गुस्सा आया हुआ है, हमारे अगर फॉर एग्जाम्पल अब्बू को गुस्सा आया है, तो हमारा रोल क्या है कि हम चुप करके बैठे। अगर घर में किसी को कोई बीमार हो गया है, किसी को कोई इलनेस का इशू है, तो पेरेंट्स का रोल या घर के सरबराह का रोल क्या है कि वो उसको इकोनॉमिकली और फिजिकली सारी जो चीजें वो प्रोवाइड करें। इसी तरह हमारी फैमिली में हस्बैंड का रोल क्या है कि वो अपनी जो वाइफ है उसकी जरूरियात को पूरा करे। इसी तरह वाइफ का रोल क्या है कि वो अपने हस्बैंड और अपने बच्चों की जरूरियात को पूरा करे। इसी तरह पेरेंट्स का रोल क्या है कि वो अपने बच्चों की जरूरियात को पूरा करें, उनका करियर ओरिएंट करें, उनको अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत, अच्छे कपड़े और रहने सहने के लिए उनको 3 वक्त का खाना, अच्छा शेल्टर, ये सब कुछ प्रोवाइड करें। तो डिफरेंट रोल्स जो हमने, डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस का सेट, डिफरेंट डिजायर्स का सेट जो हमने लोगों के लिए के हिसाब से सोचा हुआ है कि वो डिफरेंट कंडीशन में ये चीजें करें, आप रोल बोलते हो। सिक रोल जो है वो ऐसी एक्सक्यूजन्स हैं, ऐसे आपके जो से हैं, आप कह लो कि बातें हैं या ऐसे इल बिहेवियर्स हैं जो आप कमिट करते हो, और और ऐसी चीजें हैं जिसमें कि जो आपको बोला जाता है जो आप ना करो ड्यूरिंग सम एडवाइस। ठीक है,
फिर आपके पास रोल कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, जब एक इंसान के मल्टीपल रोल्स होते हैं और वो उसके दरमियान में फर्क नहीं कर पा रहा होता, तो उसे आप रोल कन्फ्लिक्ट बोलते हो, जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा पाया जाता है। हम हमारा रोल, हमारा बिहेवियर एक जैसा हर चीज के साथ, हालांकि ये रोल क्या है कि डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टांसेस हमने जो चीजें करनी है, हमसे जो एक्सपेक्टेशंस है डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस का यहाँ होना इम्पोर्टेंट है। सर्कमस्टांस के अकॉर्डिंग जो आप करते हो वो आपका रोल कहलाता है। तो हम देखें, बीइंग अ ह्यूमन हमारे डिफरेंट रोल्स हैं, हम डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में आते हैं। अगर मैं हूं तो मेरा बहन का रोल अलग होना चाहिए, मेरा बेटी का रोल अलग होना चाहिए, मेरा स्टूडेंट का रोल अलग होना चाहिए, जॉब पे मेरा रोल अलग होना चाहिए, बीइंग अ पेरेंट मेरा रोल अलग होना चाहिए, बीइंग अ वाइफ मेरा रोल अलग होना चाहिए। जब हम इन रोल्स को समझ नहीं पा रहे होते हैं, जब हम इन रोल्स को फॉलो नहीं कर पा रहे होते हैं, जब हम एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर रहे होते हैं, हमें पता नहीं चल रहा होता कि हर सिचुएशन अलग 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 है, और हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सोसाइटी के अकॉर्डिंग और बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमें हमें अलग अलग परफॉर्म करना है, और जब हम इन चीजों को नहीं समझ पाते तो हमारे रोल्स में कंफ्लिक्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल, हम जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ हैं हम अपने पेरेंट्स से भी वैसे ही बात करते हैं, हम जैसे अपने बहन भाइयों के साथ हैं हम अपने बड़ों से भी वैसे ही बात करते हैं। ठीक है, हम जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ हम अपने टीचर्स के साथ भी वैसे बात करते हैं, हम अब स्ट्रेंजर्स के साथ भी वैसे ही बात करते हैं। ये रोल ऑफ कन्फ्लिक्ट है। हालांकि पेरेंट्स से बात करने का अलग तरीका है, सिस्टर से बात करने का अलग, ब्रदर से बात करने का अलग। ये वो चीजें हैं जो सोसाइटी ने बनाई हैं, जो हम बिहेवियर साइंसेज में पढ़ते हैं। बिहेवियर साइंसेज बेसिकली है ही ये सोसाइटी के हिसाब से आप मेंटली फिजिकली किस तरह से, इमोशनली किस तरह से एक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपका रोल कन्फ्लिक्ट है। सोशल सपोर्ट क्या है आपके पास? सोशल सपोर्ट जब आपको सोशली एक्सेप्टेंस मिले, सोशली आपको एनकरेज किया जाए, आपकी हौसला अफजाई की जाए, उसे आप सोशल सपोर्ट कहते हैं। रिसर्च ये बताती है कि सोशल सपोर्ट का होना जो है वो आपकी साइकोलॉजी पे, आपके मेंटल और इमोशनल चीजों पे बहुत अफेक्ट करता है। अगर तो आपको सोशली एक्सेप्टेंस, सोशली सपोर्ट मिल रही है, तो आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके अराउंड जो इन्वायरमेंट है वो सारे आपको इमोशनली सपोर्ट देंगे और आप अच्छा फील करोगे। लेकिन अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल रही है तो आप डिप्रेशन की तरफ जाओगे, आपकी मेंटल और साइकोलॉजिकल स्टेट जो से वो मजीद खराब होंगी और आपको अनवांटेड फील होगा। ठीक है, तो ये सोशल सपोर्ट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगर आप एक इल पर्सन को सोशल सपोर्ट देते हो तो उसका रिहैबिलिटेशन की तरफ हो जाता है। उसके फिजियोलॉजिकली तो वो इल है ही, जो एक पर्सन इल होता है वो फिजियोलॉजिकली साथ साथ अपने माइंड से भी इल हो जाता है। ठीक है, उसके माइंड पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो जब आप उसको सोशल सपोर्ट देते हो तो ये स्पिरिचुअल सपोर्ट बन जाती है उसके लिए, जो उसके मेंटल स्टेट को नॉर्मल रखती है। जब उसका मेंटल स्टेट नॉर्मल रहता है तो उसको डिजीज को फाइट करने में आसानी हो जाती है, क्योंकि हमारे माइंड का, हमारी बॉडी, हमारी थिंकिंग, हमारी फिजियोलॉजी पे भी अफेक्ट होता है। ये भी शायद आपका चैप्टर होगा जो हम इंक्लूड करेंगे और इंशाल्लाह इसको भी पढ़ेंगे, या हाउ माइंड पेव्स योर बिहेवियर। ठीक है, देन वी हैव रिलीजन। रिलीजन जो है वो कलेक्शन है आपके बिलीफ्स का, आपकी रसूमात का, आपकी प्रैक्टिसेस का, आपके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस का। और ये हर पर्सन का अपना बिलीफ होता है और उसके अकॉर्डिंग वो अपने रिलीजन को जो है वो चूज करता है। इसमें आप डिफरेंट रिलीजियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हो, और हर शख्स को राइट है कि वो इंडिपेंडेंटली अपनी मर्जी से अपना रिलीजन चूज करें। ठीक है, तो इसलिए जो है डॉक्टर्स को, पैरामेडिक स्टाफ को, हेल्थ प्रोफेशनल्स को कभी भी रिलीजन से अकॉर्डिंग बातें नहीं करनी चाहिए, या पेशेंट को रिलीजन के अकॉर्डिंग जो है स्पिरिचुअल जो प्रिस्क्रिप्शन है वो नहीं देनी चाहिए, बिकॉज दैट्स नॉट द पॉइंट वेयर द डॉक्टर शुड वर्क। तो ये जो पॉइंट है कि आप, फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई आया, स्ट्रेस हो रहा है मुझे, तो बीइंग, अगर मैं एक पर्सन हूँ, मैं आपकी फ्रेंड हूँ, आप मेरे पास आए हो, या मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मैं क्या करूँ? मैं आपको कहूंगी ये तस्बीह पढ़ो, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो। ठीक है, क्योंकि हमारा रिलीजन सेम है। ठीक है, और हम इन चीजों पे बिलीव करते हैं, तो मैं आपको कहूंगी ये करो, आपको फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसी तरह किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास जाते हो तो वो ये आपको कभी नहीं कहेगा नमाज पढ़ो, फलाना करो, टमकाना करो। क्यों? क्योंकि
हेल्थ में इन चीजों का अकाइद बिलीफ और स्पिरिचुअलिटी पे इतना यकीन नहीं किया जाता हेल्थ केयर प्रोफेशनल में। दो इन चीजों का असर होता है। लेकिन जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको इस चीज पे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर शख्स का अलग बिलीफ है, अलग रिलीजन है। वी डोंट नो कि हमारा जो पेशेंट है उसका बिलीफ क्या है। तो हम उसे अगर अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग देंगे तो वो उसकी बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन हम जो हेल्थ और मेडिसिन के अकॉर्डिंग, हमारा मेडिसिन के अकॉर्डिंग जो बिलीफ है, हमारा जो पेशेंट है उसका भी वही बिलीफ होगा, इसलिए वो हमारे पास आए। तो आप उसे जब मेडिसिन दोगे तो उसका उस मेडिसिन से उसको ज्यादा अच्छा इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है। देन वी हैव स्टिग्मा। अब स्टिग्मा एक ऐसी कोई बात है, कोई ऐसा सेट ऑफ बिहेवियर्स कह लो, ऐसी चीजें हैं जिसे कि शेमफुल कंसीडर किया जाता है। एम्बेरस जिस चीजों में आप फील करो उसे आप स्टिग्मा बोलते हो। जिस तरह के जो बहुत से स्टिग्मा हमारे सोसाइटी के, वो है इनफर्टिलिटी, कि आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, आपका मेंस्ट्रुएशन अगर डिले हुआ है, आपकी पबर्टी डिले हुई है, आपके सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स अगर डिले शो हो रहे हैं, या फिर आप जो है हर्माफ्रोडाइट्स हो, ठीक है, या फिर आप में कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो ये सारे स्टिग्मास हैं। ठीक है। अब जो स्टिग्मा वगैरह है वो आपके इलनेस की डिटेक्शन को डिले कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक पेशेंट आया है, उसे स्ट्रेस है फॉर अननाउन रीजन, मुझे नहीं पता किस चीज से स्ट्रेस रहा है। मैंने उसकी लाइफ देखी, ऑलमोस्ट सब कुछ नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है। लेकिन बाद में जब मैंने उसके साथ सेशंस किए तो मुझे पता चला उसको स्ट्रेस इस वजह से हो रहा है कि उसकी प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो पा रही, या उसको मीनोपॉज जल्दी हो गया, या उसकी पबर्टी लेट हुई थी। तो इन चीजों की वजह से जो कुछ स्टिग्मास हैं उससे भी हमारी इलनेस और या फिर जो वैल्यू है, जो भी रूट कॉज है उसको डिटरमाइन करने में हमें परेशानी हो सकती है, थोड़ा थोड़ा डिले हो सकता है। इसी तरह कुछ इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड्स आपके जो से हैं वो भी जो है वो इलनेस की डिटेक्शन में थोड़ा डिले कॉज कर सकते हैं। देन वी हैव डेथ एंड डाइंग। डेथ आपको पता है कि डेथ का हमारे ऊपर क्या इफेक्ट होता है, या किस तरह से बिहेवियर साइंसेस डेथ को कंसीडर करती है। हमारे कल्चर्स के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि जो डेथ है वो अल्लाह की तरफ से एक पैगाम है। ठीक है, कि बस इस बंदे का टाइम पूरा हो गया, अब इसको ऊपर बुला लो। और ये रुकता नहीं है, और ना ही ये डॉक्टर के कंट्रोल में है। ठीक है। इसलिए जो डेथ, जो डिसेबिलिटी आपको नेचर प्रोवाइड करता है, जिसमें आपकी बॉडी जो सी है वो काम करना बंद कर देती है, आपका दुनिया के साथ कनेक्शन खत्म हो जाता है, इसका डॉक्टर्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है। ये चीज जो सी है, ये थोड़ा सा पता होनी चाहिए सोसाइटी को। समटाइम्स ऐसा होता है कि पेशेंट्स की फैमिली जो सी है पेशेंट की डेथ पे डॉक्टर को जिम्मेदार के जो है ठहराती है, हालांकि डॉक्टर जो है वो पूरी कोशिश करता है, क्योंकि उसका काम ही ये है कि वो अपने पेशेंट की लाइफ को या उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करे। लेकिन क्योंकि ये काम उसके कंट्रोल में नहीं है, इसलिए हमें उस जो डॉक्टर्स हैं या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको इस चीज का जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। अब कुछ सोशल फैक्टर्स जो है उनकी आपकी आपके ट्रीटमेंट पे, उस ट्रीटमेंट के साथ एडहेरेंस और कंप्लायंस पे क्या फर्क पड़ता है। कंप्लायंस का मतलब कि जो आपको ट्रीटमेंट का मेथड दिया जा रहा है आप उसके ऊपर किस हद तक डटे हुए हो। ठीक है। अब जो आप ट्रीटमेंट के साथ अडहेयर नहीं रह पा रहे उसके कई फैक्टर्स हो सकते हैं। पेशेंट की एज, फॉर एग्जाम्पल उससे दवाइयां नहीं खाई जाती है अभी स्टेज में, उसको कड़वापन ज्यादा फील होता है, वो भूल जाता है, ये पेशेंट की एज से रिलेटेड फैक्टर है। फिर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, के शायद उसको कोई याद करवाने वाला नहीं है कि दवाई खा लो। ठीक है। या फिर वो इकोनॉमिकली जो सा है दवाई को अफोर्ड नहीं कर सकता। एजुकेशन स्टेटस, वो इतना पढ़ा नहीं हुआ, उसे लगता है कि दवाई सिर्फ पैसों का खर्चा है, इससे फायदा फूदा कोई नहीं होना, तो इसलिए वो नहीं, उसको इतना फहम ही नहीं है कि दवाई का असर क्या है एजुकेशन की वजह से। ठीक है। फिर इसके अलावा जो सा है लैक ऑफ सोशल सपोर्ट,
डॉक्टर के ऊपर से ट्रस्ट नहीं है, इग्नोरेंस उसकी ज्यादा है, उसे ये इग्नोरेंस है कि साइड इफेक्ट्स होंगे, ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स होंगे ही होंगे। डॉक्टर की एडवाइस को वो नहीं समझ पाया, डिप्रेशन उसको बहुत ज्यादा हो रहा है, डोजिंग फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, मल्टीपल मेडिकेशंस हैं। तो ये सारी जो सी चीजें हैं ये आपके एडहेरेंस, ट्रीटमेंट एडहेरेंस का फेलियर का सबब हो सकती है। ठीक है। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स जिससे हमें पता चल सकता है कि हाँ हमारा जो सा पेशेंट है वो ट्रीटमेंट के साथ जो है वो अडहेर नहीं करेगा, वो क्या है कि लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट, कि जब आपने सेशंस किया उसके साथ या उससे पूछा है, तो उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, वो कुछ बात आपसे इतने अच्छे तरीके से नहीं कर रहा। ठीक है। और अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस है उसकी, वो अच्छे तरीके से आपकी बात को फॉलो नहीं कर रहा, आपकी एडवाइस को सही तरीके से नहीं समझ रहा, डिप्रेस है आपका पेशेंट, रिस्पॉन्स नहीं किसी किस्म का दे रहा, क्लिनिकल पिक्चर्स उसकी कंफ्यूज है, उसकी हिस्ट्री कोई आपको सही तरह से समझ नहीं आ रही है, कम्युनिकेशन उसकी अच्छी नहीं है, इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल पा रही पेशेंट को, उसका फोकस नहीं है ओवरऑल उसकी जिंदगी के ऊपर, कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं रहा है उसका जिंदगी में, या उसको अब कोई जिंदगी लाइफ जीने की कोई वजह नहीं मिली। अगर ये चीजें आपको अपने पेशेंट में नजर आती हैं तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी 90% चांसेस हैं कि अपने ट्रीटमेंट के साथ एडहेयर नहीं होगा, कंप्लायंस उसकी नहीं होगी। ठीक है। तो यहाँ तक हम अपना टॉपिक रखेंगे, अगर किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ठीक है, फिर हम अपना लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।